हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे इस समय देख सकते हो कि आज का ये जो मैं सेशन ले रही हूँ ये उन सभी बच्चों के लिए है जो इस बार के आईबीपीएस पीओ प्री में अपीयर होंगे, यानी जिन बच्चों ने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिल किया है या करने वाले हैं। तो बच्चे, सबसे पहले तो देखो 21 जुलाई है लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना, टाइम पे आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर देना। अब इस बार जब आपकी नोटिफिकेशन आई, उस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा आया जिससे कि बच्चे इस समय ना रीजनिंग को लेके बड़े कंफ्यूज है, उसकी प्रिपरेशन को लेकर बहुत कंफ्यूज है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्या लेवल होगा, कौन से टॉपिक आएंगे। तो आपके ये सभी सवाल प्लस आपके रीजनिंग का सेक्शन जिसकी वेटेज है 40 मार्क्स की। तो बच्चे कहीं हैरान हो रहे होंगे कि 35 प्लस कैसे आ सकते हैं। बच्चे 35 सवाल है, नंबर 40 है, सवाल आपके 35 ही है, बट उनकी जो वेटेज है वो 40 नंबर की हो गई है। तो वो चीज जो है वो हमें कैसे हैंडल करनी है और ऐसा क्या बदलाव इस बार होगा जो हमें समझना है आज के सेशन में। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, आपका जो आईबीपीएस पीओ का प्री है, इसमें देखो कोई फर्क नहीं है, बाकी चीजों में इंग्लिश और मैथ्स में कोई फर्क नहीं है, फर्क पड़ा है रीजनिंग में। और फर्क भी कैसा सा है देखिए कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 35 ही है। टाइम आपका जो है रीजनिंग के लिए वो 20 मिनट ही है, जो पहले था वही चीज है। और जो वेटेज है यहां पे बदलाव आया है कि आपकी जो वेटेज है वो 40 मार्क्स की हो गई है। बच्चे ये हो गई है 40 मार्क्स की। तो अगर हम देखें बदला क्या है, ना ये बदला है ना ये बदला है, बदला सिर्फ ये है। और इस 5 नंबर के बढ़ने से इतना दिमाग खराब हो गया इस समय बच्चों का कि ये कैसे होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे अभी आपका एसबीआई का जो एग्जाम हुआ था, अब तो चलो अभी आपका 6 महीने की ड्यूरेशन में ही उन्होंने 2 बार नोटिफिकेशन निकाल दी। तो खैर अभी जो आपका पिछले से पिछला हुआ था तो उन्होंने उसमें क्या किया था, इंग्लिश के 40 सवाल कर दिए थे जो कि पहले 30 होते थे, और 5 रीजनिंग के हटा दिए और 5 मैथ्स के हटा दिए थे एसबीआई वालों ने। तो पहले आपके रीजनिंग और मैथ्स के 35 आते थे, तो एसबीआई वालों ने 30 कर दिए रीजनिंग के, 30 मैथ्स के और 40 इंग्लिश के। वो चीज भी समझ आ गई कि ठीक है, चलो रीजनिंग के 5 सवाल कम हो गए हैं, तो वो 5 सवाल जो है हो सकता है एक पजल कम आ जाएगी, या फिर जो पजल सिटिंग के अलावा सवाल होते वो थोड़े से कम हो जाएंगे। इतनी परेशानी आप सबको तब भी नहीं हुई। मेंस में 5 सवाल ऊपर नीचे होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। दिमाग में दो चीजें आती है, एक या तो पजल एक आधा कम आएगा, और दूसरा आता है कि पजल के अलावा जो बाकी सवाल है वो थोड़े से कम आ जाएंगे। नंबर बढ़ते हैं तब भी लगता है कि थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। बट ये क्या कहानी बन गई कि 40 नंबर की वेटेज। अब ये क्या हो सकता है, देखो अब समझना हमें ये है कि ये चीज कैसे हो सकती है। अब इसके काफी सारे कारण हैं, बट उन कारणों को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके टॉपिक्स क्या हैं। तो देखिए, सिटिंग और पजल, मैं सबसे पहले वही 2 टॉपिक लिख रही हूं जिनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज होने नहीं वाला। बच्चे, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। पजल और सिटिंग तो आपका आएगा ही आएगा, 200% मैं बोल रही हूं। उसके अलावा आप क्या करते हो, देखो आप यहाँ पे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन देखते थे, क्योंकि अब आप कहोगे सवाल तो उतने ही आ रहे हैं, सवाल तो वही है, 35 ही है। तो वो जो 35 सवालों की पहले क्या होता था, उन 35 में से आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो होते थे, 20 से 25 सवाल आपके पजल और सिटिंग के होते थे। बाकी के जो क्वेश्चन होते थे आपके, जिनकी वेटेज अराउंड 10 से लेकर 12 नंबर की होती थी, वो आपके जो क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज का, ब्लड रिलेशन का, डायरेक्शंस, बच्चे सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग,
है ना, ये सारे क्वेश्चन आते थे। तो अब ऐसा होता था कि इतनी सारी शिफ्ट में पेपर होता है, किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, तो किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग की जगह सिलोगिज्म आ रहा है, तो वो इस तरह से कर लेते थे, बट जो भी आता था इनमें से ही आता था, है ना। इसके अलावा एक आपका वो हाउ मेनी पेयर वाला जरूर होता था, पक्के वाला क्वेश्चन है, हर पेपर में आता था, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर, वो वाला। एक आपका वो ऑड वन आउट वाला होता था कि आपको अल्फाबेट्स वाले ऑप्शन दिए होते थे और पूछता था ऑड वन आउट, और ये दो मिसलेनियस में कई लोग बोल देते थे, और एक दो सवाल कई बार मिसलेनियस आ जाते थे। तो अभी तक क्या होता था कि ये आपके 20 से 25 सवाल और ये आपके 10 से 12 सवाल बन के 35 सवाल बन जाते थे, और 35 सवाल, एक सवाल 1 नंबर का होता था, और वहां पे अब 1 नंबर का सवाल है, 35 नंबर का पेपर है, 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट मिलते थे, तो 20 मिनट में बच्चे जो है वो 32 प्लस तो कर ही लेते थे, ठीक है। थोड़ा अगर पजल मुश्किल आती थी तो 28 प्लस कर लेते थे। ये आपका अभी तक का सिस्टम था। बट अब जो सिस्टम बदला है, अब उस सिस्टम में अब हमें ये समझना है कि क्या हो सकता है। तो देखिए, पहले तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपके जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स, इसके अलावा सिलेबस में अगर मैं देखूं तो सिलेबस में आपका एक इनपुट आउटपुट है, एक आपकी क्रिटिकल रीजनिंग है, और एक आपका डाटा सफिशिएंसी है। ये 3 ऐसे टॉपिक है जो प्री में नहीं आते, ये मेंस में आते हैं। अभी तक ये मेंस में आते हैं। ओके, तो ये तो आपका एक बार मैंने आपको बता दिया कि अभी तक का सिस्टम क्या था। अब बच्चे बात करते हैं कि अब इस बार क्या होगा। अब हमें ये जानना है कि 2025 में क्या होगा। अब जो आपका आईबीपीएस का पेपर है वहां पे क्या होगा। तो बच्चे, क्योंकि आपको यहाँ पे 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आ रहे, यानी कि कुछ सवाल ऐसे होने वाले हैं जो 1 नहीं 1.5 नंबर के हैं। तो अगर 1.5 नंबर का सवाल आ रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है इस बार इनपुट आउटपुट भी आ जाए, या फिर डाटा सफिशिएंसी भी आ जाए, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग भी आ जाए, है ना। अब जब हमारे दिमाग में आता है कि ये 3 टॉपिक के सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो टॉपिक आते हैं उनमें तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा लगता ही नहीं जिसकी वेटेज वो 1.5 नंबर दे सके। हाँ, ये अगर आते हैं तो इनकी वेटेज 1.5 नंबर की हो सकती है। बट अब दिमाग में हमारे ये आता है कि अगर ये 3 आते हैं तो ये तो टाइम ही बहुत लेते हैं। टाइम तो बड़ा ही नहीं, हमारा टाइम तो वही है 20 मिनट। तो 20 मिनट में अगर इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आ गया, वो कर पाओगे? सोचने वाली बात है। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में लगता है टाइम, 5 से 7 मिनट तो मामूली है जो आपको लगते हैं, तो 5 से 7 मिनट इनपुट आउटपुट पे कैसे दोगे? वो चीज तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो हो सकता है कि क्रिटिकल रीजनिंग और डाटा सफिशिएंसी आ जाए, इनपुट आउटपुट ना आए। तो ये इसकी सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि इनपुट आउटपुट नहीं आएगा, डाटा सफिशिएंसी आ जाएगा और क्रिटिकल रीजनिंग आ जाएगा। अब बात ऐसी आती है कि जरूरी थोड़ा है कि ऐसे करे वो। अब बात आती है कि हो सकता है तीनों ही ना आए, इनपुट आउटपुट भी ना आए, डाटा सफिशिएंसी भी ना आए, और क्रिटिकल रीजनिंग भी ना आए। पर जो अभी तक आ रहा था, जो सब अभी तक आ रहा था, ओल्ड सिलेबस जिसको मैं नाम दे रही हूं, ओल्ड सिलेबस का लेवल बढ़ा दिया जाए, आपका जो ओल्ड सिलेबस है उसका लेवल बढ़ा दिया जाए, तो तब जस्टिफाई हो सकता है कि आपका रीजनिंग का एक सवाल जो है वो 1.5 नंबर का होगा। अब हम ये सोचते हैं कि अगर इसका लेवल बढ़ा दिया तो फिर मेंस में क्या करेंगे। अब बच्चे, जो भी लेवल रहेगा रहेगा तो मेंस से नीचे ना। प्री का जो आपका पेपर होता है, प्री के पेपर का लेवल जो है वो मेंस से कम ही होता है। तो अगर उसने लेवल बढ़ा दिया तो फिर मेंस में भी तो कुछ डालना है, मेंस में तो उससे ऊपर ही डालना है, मेंस में क्या करेगा। तो लेवल जो है उसकी भी एक लिमिट ही है, एक लिमिट तक की बढ़ सकता है। तो बच्चे, ये अलग अलग चीजें हैं जो वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 चीजें हो सकती है। तो मेनली अगर मैं देखूं 2 ही चीजें हैं कि आपके जो अभी तक टॉपिक आते थे, या तो उनका लेवल थोड़ा चेंज होगा जिसकी वजह से आपका जो पेपर है वो 40 नंबर का जस्टिफाई होगा। ओके, और ये हो सकता है कि नए चैप्टर्स आ जाए जो अभी तक नहीं आते हैं। अब ये दोनों सिचुएशंस के लिए हमें रहना है तैयार।
ओके। हमें इस बार सिलेबस के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना प्री में, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो वैसे सारा कुछ हो, पर ये 3 टॉपिक बच्चे ना काफी छोड़ देते हैं प्री के टाइम पे, उनको लगता है चलो मेंस में पढ़ लेंगे। बट इस बार हमने वो रिस्क नहीं लेना, इस बार हमने ये 3 टॉपिक्स जो है इनको भी कवर करना है। इनपुट आउटपुट भी कवर करोगे, क्रिटिकल रीजनिंग भी कवर करोगे और डाटा सफिशिएंसी भी कवर करोगे, ठीक है। अब देखो आपके पेपर में चेंज जब भी आता है, देखो अगर हम आईबीपीएस को जानने की कोशिश करें तो 2 तरह का चेंज होता है। एक होता है लेवल को बढ़ाना, एक तो ये चेंज है, और दूसरा चेंज है न्यू चैप्टर या न्यू क्वेश्चंस का आना। देखो अगर तो वो लेवल बढ़ाता है, मींस क्या हो सकता है कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा इजी लेवल आ जाए, ओके। या फिर आपको जैसे कि ब्लड रिलेशन आता है या सिलॉगिज्म आता है, ब्लड रिलेशन में आपको कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिल जाए। सिलॉगिज्म जो है वहां पे आपका वैसे ही ओनली अ फ्यू आता है, उसमें तो वो क्या ही कर लेंगे, है ना। तो कुछ कुछ आपकी जो चीजें है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हल्का सा वो बड़ा कर देगा उन्हीं टॉपिक्स का। और दूसरा चेंज होता है कि नए क्वेश्चन का आना, और जब नए क्वेश्चन आते हैं ना उनका इजी लेवल आता है। देखो झटका 2 तरीके से मारता है आईबीपीएस। पहला तरीका कि जब वो नया क्वेश्चन डालता है ना तो वो मुश्किल नहीं होता। 2 चीजें 2 झटके एक साथ नहीं देता, एक झटका देता है कि या तो नया क्वेश्चन आएगा या फिर जो आता था उसका लेवल बढ़ेगा, है ना। तो अगर तो नया क्वेश्चन आएगा तो हमें पता है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा इनपुट आउटपुट क्रिटिकल रीजनिंग और डाटा सफिशिएंसी से। और अगर वो दिए हुए जो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर्स हम पढ़ते हैं प्री के लिए, अगर उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन डालता है तो उनका लेवल हल्का सा बढ़ा सकता है ना। और वो कैसे बढ़ सकता है, मैंने आपको बताया कि जैसे इनइक्वालिटी है, स्टेटमेंट थोड़ी और बड़ी कर देंगे वो। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन थोड़ा, अब जैसे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग करते हो आप, तो वहां पे आपको 3 4 या 5 स्टेटमेंट्स दी होती है और एक स्टेटमेंट में 4 से 5 शब्द होते हैं। तो हो सकता है कि 7 शब्दों का सेंटेंस आ जाए, समझ रहे हो, तो क्वेश्चन का हल्का सा लेवल बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, पर ये 2 तरीके वो अगर अपनाएंगे, ये भी जस्टिफाई रखना है कि टाइम उतना ही है, 20 मिनट है। अब ये नहीं कि इनपुट आउटपुट का खतरनाक सा क्वेश्चन डाल दिया कि आपको 7-8 मिनट उसी में लग गए हैं, तो 20 मिनट में पूरा पेपर कैसे करोगे, है ना। उनको भी पता है, मतलब वो उतना ही करेंगे जितना जायज है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ा, हमारा टाइम नहीं बढ़ा, हमारी सिर्फ वेटेज बढ़ी है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है। देखो हमारा सोल्यूशन ये है कि पहला, कंप्लीट सिलेबस पढ़ो, सिलेबस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पूरा सिलेबस कवर करिए 100%। देखो ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा आता है जो पहले प्री में नहीं आता था, अब इनपुट जैसे डाटा सफिशिएंसी तो फिर भी 1-2 बार शिफ्ट्स में, एक आधी शिफ्ट में आ रखा है, बट हाँ इनपुट आउटपुट डाटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग अगर ये तीनों आते हैं तो इसका ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन तो वो डालेंगे नहीं, क्योंकि वो खतरनाक मेंस में ही डालेंगे। तो उनका थोड़ा आसान सा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बच्चे इन 3 चैप्टर्स को, कम बच्चे होंगे जो इन 3 चैप्टर्स को पढ़ के आएंगे, ठीक है। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगी पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, ताकि अगर वो नए टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सको। दूसरा, थोड़ा सा, मतलब मैं हाई लेवल नहीं कर रही, कह रही आपको, बट आप जैसे अभी तक इजी टू मॉडरेट पढ़ते थे ना, अब आप थोड़ा सा इसकी बजाय जो भी आप पढ़ोगे या जो भी आप प्रैक्टिस करोगे उसका मॉडरेट टू मॉडरेटली हाई पढ़ना है। बस ये 2 चीजें कर लो और कुछ नहीं, ये 2 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब बच्चे कहीं तो ऐसे डरे पड़े हैं कि मैम 1.5 नंबर का क्वेश्चन आना है, मुश्किल वाला ना आ जाए। देखो मुश्किल वाला नहीं आएगा, ये प्रीलिम्स है, मेंस नहीं है, बट अभी तक जो आता था उससे हल्का सा ऊपर, समझ रहे हो मेरी बात, जो भी होगा हल्का सा होगा,
पर वो चीज जो आपके सामने होगी वो क्या होगी वो आपको उसी टाइम पता लगेगा। बट क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप जो है थोड़ा सा लेवल ज्यादा बढ़ा लो अपना प्रिपरेशन का, ठीक है, थोड़ा मॉडरेटली हाई लेवल कर लो। जैसे कि अगर आप चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर रहे हो तो ज्यादा छोटा मत करो, थोड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर हम बात करते हैं आपके ब्लड रिलेशन और डायरेक्शंस के क्वेश्चन की, तो थोड़ा बड़ा पैराग्राफ कर लो, क्योंकि उन्होंने बस 5 नंबर एक्स्ट्रा किए हैं, ज्यादा कोई ये तो है नहीं कि हर सवाल 1.5 नंबर का कर दिया। 1 नंबर के सवाल भी आने हैं, इस चीज को भी मत भूलो, पर वो जो 1.5 नंबर के कुछ सवाल होने वाले हैं, वो कुछ सवाल किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन के हाई लेवल के हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं कहना चाहूंगी आपने ज्यादा घबराना नहीं है, आप जिस तरह से तैयारी कर रहे थे उसी तरीके से करिए, ठीक है। बस ये 3 चैप्टर ऐड कर लो और पूरा सिलेबस जो है उसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर लो, लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर लो। मेंस के लेवल पे जाने को मैं नहीं कह रही हूँ, प्री वाले ही लेवल का थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि इस नए पैटर्न को हमें कैसे हैंडल करना है। अब बात करते हैं कि 35 प्लस कैसे लेके आना है। तो बच्चे 35 प्लस कैसे आएंगे, क्योंकि मार्क्स है 40 मार्क्स का पेपर है रीजनिंग का, और उसमें से 35 प्लस जो है अगर आप लाना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना है। तो देखो आपके पेपर में 2 टाइप के सवाल होंगे, एक तो पजल और सिटिंग, और दूसरा होगा रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। तो देखो 35 प्लस लाने के लिए आपको एक तो करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। बच्चे सिर्फ स्ट्रैटेजी से 35 प्लस नहीं आएंगे, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ स्ट्रैटेजी मैं बता दूं, ये स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी सुन सुन के थोड़ा नंबर आते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करें, मॉक टेस्ट करो, खूब सारे मॉक टेस्ट दो। और खूब सारे अगर मैं आपको बोल रही हूँ ना, तो आपके पास इस समय अगर मैं देखूं अप्रोक्सीमेटली 1 महीना तो है ना, 1 महीने से कुछ दिन ज्यादा, बट कम से कम 1 महीना तो आपके पास है। तो डेली 2 मॉक टेस्ट आप कर सकते हो, क्योंकि 1 घंटे का मॉक है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप 50 प्लस, अब आप कहोगे 50 प्लस कैसे होंगे। मॉक टेस्ट के बारे में भी एक बात बताती हूँ। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कहाँ का करें। बच्चे मैं आपको बोलूंगी सबका करो, जितनों का कर सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक्स ले लो, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए आपके अपने हिसाब से, सबकी कॉस्ट देख लो, और सब जो प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, उनके सबके मॉक टेस्ट जो है वो ट्राई करो। ओके, आजकल तो बहुत रीजनेबल होते हैं, तो आप जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के मॉक टेस्ट कर लीजिए, ताकि आप 50 प्लस मॉक टेस्ट जो है वो कर सके, ठीक है। और अगर आप 50 प्लस मॉक टेस्ट करना चाहते हो, दिन के 2 मॉक टेस्ट तो देखो करने पड़ेंगे, दिन में 2 करोगे तब जाके 50 प्लस कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट करने के अलावा यूट्यूब सेशंस लगाई, बैंकर्स ग्राउंड पे हर रोज मैं दोपहर के 12:15 बजे रीजनिंग की क्लास ले रही हूँ। तो वो 12:15 बजे जो बैंकर्स ग्राउंड की क्लास है वो आप सभी अटेंड किया करो, क्योंकि मैं वहां पे आपको इस IBPS PO लेवल का ही करवा रही हूँ, और वो प्रीलिम्स के मॉक ही मैं आपको करवा रही हूँ। तो वो आपको डेली 12:15 बजे इस सेशन को जरूर अटेंड करना है, ठीक है। तो ये तो, और सिलेबस कंप्लीट तो ये देखो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस है कि सिलेबस तो देखो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये है आपका पहला काम। ये चीजें तो हैं जो आपके बस में है ना, सिलेबस आप कंप्लीट करोगे, यूट्यूब सेशन लगाओगे और मॉक टेस्ट दोगे, कोशिश करोगे 50 प्लस मॉक टेस्ट आप दे लो, ओके। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना पेपर क्लियर करने मुश्किल होते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ रहा है पेपर्स का, प्रैक्टिस की जरूरत उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, देखो प्रैक्टिस करने का सिर्फ एक कारण होता है कि आपकी जो स्पीड है वो बढ़े, वो आपके शॉर्टकट से नहीं। शॉर्टकट भी देखो क्या होता है, शॉर्टकट मैंने अभी बताया, आपने अप्लाई किया, उस शॉर्टकट से भी तभी आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे अगर आप उस शॉर्टकट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे सॉल्व करने की। अब शॉर्टकट ऐसी चीज नहीं होती है कि कोई मंत्र नहीं है, इस चीज में फर्क समझो, शॉर्टकट और मंत्र में फर्क होता है। मंत्र फूकना नहीं सिखा रही हूं मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, जिसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बच्चे स्पीड बनानी है,
और एक्यूरेसी बढ़ानी है, ठीक है, स्पीड बढ़ानी है और एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये दो चीजें बिना प्रैक्टिस के बढ़ ही नहीं सकती। ओके, शॉर्टकट्स आपको मिलते हैं, सब कुछ हम पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, बट आपको ये देखना है कि प्रैक्टिस को रोकना नहीं है, प्रैक्टिस को करते रहना है। ये तो आपका है कि आपने किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। अब मैं आपसे बात करूंगी पेपर में कैसे अटेम्प्ट करें। पेपर में हम किस तरह से अटेम्प्ट करें ताकि हम 35 प्लस स्कोर कर सकें। तो पेपर में ना पहला टिप आपको मैं दूंगी कि आप स्किप करिए, किसको, पजल एंड सिटिंग को। पेपर में नहीं, स्किप करो इन द स्टार्टिंग, इन द स्टार्टिंग। कारण, क्योंकि अगर हम पूरे रीजनिंग के सेक्शन में देखें तो जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं वो होते हैं आपके पजल और सिटिंग के। पजल और सिटिंग के क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और मान लो किसी कारणवश कि लेफ्ट को राइट ले लिया गलती से, क्या आपसे कोई मतलब पॉइंट आ गया जहां पे आप अटक गए हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, आपकी पजल और सिटिंग जो है वो कहीं पे अटक गई है और आपने वो चीज शुरू में ही उठा ली। 20 मिनट का टाइमर तो देखो भागता रहेगा, वो तो रुकेगा नहीं, पर आपने शुरू में कुछ ऐसा उठा लिया है जिसमें आप पहले सवाल में ही अटक गए हो, तो बच्चे वो चीज जो है ना पूरा पेपर खराब करती है। तो शुरू में जैसे आपका रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हुआ, मान लो पहला सवाल आपका जो है वो पजल और सिटिंग का है। आपको मैं दिखाती हूँ आपकी स्क्रीन में कैसे आता है। आपकी स्क्रीन दो हिस्सों में बंटी होती है, ये आपका पार्ट जो होता है, यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन दिखता है, क्वेश्चन होंगे, नीचे आपके ऑप्शंस होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर होता है, ऐसे क्वेश्चन नंबर होता है। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन नंबर पे क्लिक कर सकते हो। आपके मान लो 35 सवाल है तो इस तरह से 35 नंबर आपके लगे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने मान लो आपका रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हुआ और फर्स्ट क्वेश्चन निकला पजल का। अब आपको भी पता है पजल का क्वेश्चन है तो 5 सवाल तो होंगे ना। आपने 1 सेकेंड लेना है बस, जैसे ही देखा पजल का पैराग्राफ है उसको स्किप करके सीधा 6th पे क्लिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करना। अच्छा, कई बच्चे पेपर के बाद कहते हैं अच्छा मैम मैं डायरेक्ट किसी और क्वेश्चन पे जा सकता हूँ। बिल्कुल जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नेक्स्ट 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 करना पड़ेगा। आप फर्स्ट से 6th पे आना चाहते हो, यहीं पे 6 के ऊपर क्लिक कर दो। आप फर्स्ट से सीधा 35th पे आना चाहते हो, यहाँ पे 35 जहां लिखा होगा उस पर सीधा क्लिक कर दो। तो आप 6th पे क्लिक करोगे, मान लो सिलोगिज्म निकला, फटाफट सॉल्व कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि शुरू में चुनो, आप शुरू में पजल को स्किप करने को कह रही हूँ, ठीक है। पजल को छोड़ के बाकी जो जो मिल रहा है, सिलोगिज्म मिल रहा है सॉल्व कर दो, कोडिंग डिकोडिंग मिल रहा है सॉल्व कर दो, ब्लड रिलेशन मिल रहा है सॉल्व कर दो, डायरेक्शन सॉल्व कर दो। ये ऐसी चीजें हैं जो जल्दी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपके 7 से 8 मिनट मान लो हो गए, 7 to 8 मिनट्स हो गए आपके, और 7 to 8 मिनट्स में आप खुद जानते हैं कि ये आपका जो डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी है, सिलोगिज्म है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, हाउ मेनी पेयर, मिसलेनियस क्वेश्चन, ये सब हो जाते हैं। और इसकी वेटेज मैंने आपको बताई है 10 से 12 नंबर की होती है। इनफैक्ट मैं 7 से 8 मिनट भी शायद मुझे लग रहा है मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, आपको हार्डली मुझे लगता है 6 मिनट लगेंगे, 5 से 6 मिनट, ठीक है। तो 5 से 6 मिनट में आप ये वाले 10 से 12 क्वेश्चन कर लेते हो, ओके। अब आपके पास टाइम कितना बचा देखो, हाँ जी, अब आपके पास जो टाइम बचा है, मान लो मैंने 7 मिनट्स ले लिए तो आपके पास 13 मिनट्स बचे हैं और 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बचे कितने, 25 सवाल, 25 क्वेश्चन आपके रह गए। 25 क्वेश्चन यानी कितनी पजल, 5 पजल। और एक पजल जो है, अभी हम सेशंस ले रहे हैं तो बच्चों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हुई है कि बच्चे 1-1 मिनट में पजल सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो मैं फिर भी आपको कहना चाहूंगी पीओ लेवल की पजल जो है वो इतनी इजी नहीं होती है कि 1 मिनट में हो, बट प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबल है। तो खैर चलो, वो 5 पजल्स जो है उसकी एक पजल अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा मिनट बनता नहीं है प्री की पजल के लिए, ये मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, 1 से 2 मिनट में होती है, बट अगर थोड़ा लेवल ज्यादा हो तो 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो एक पजल 2 से 3 मिनट लेगी। सपोज मेरे पास 13 मिनट बचे हुए हैं, यानी कि मैं 2 से 3 मिनट अगर एक पजल पे लगा रही हूँ, है ना, 2 से 3 मिनट अगर मैं एक पजल पे लगा रही हूँ
तो मेरी टोटल कितनी पजल हो गई? हाँ जी देखो 3 × 4 12, 4 पजल हो गई और यहाँ पे मेरे 5 पजल है। तो मुश्किल से एक पजल आपके ऊपर नीचे होगी, पर यही अगर आप 2 मिनट में पजल सॉल्व कर लेते हो तो 10 मिनट में आपकी जो है अराउंड, मतलब मान लो देखो 5 पजल है, पांचों इक्वली डिफिकल्ट तो होंगी नहीं या इक्वली इजी भी नहीं होगी। उन 5 में से कोई आसान होती है, कोई थोड़ी उससे ऊपर लेवल की होती है, मतलब कोई पजल 2 मिनट में हो जाएगी, कोई 2.5 मिनट में, कोई 3 मिनट में और कोई 3.5 मिनट में। तो ले दे के अगर आप देखो तो आपके पास 12-13 मिनट जो बचे हैं, तब अगर आप पजल्स को सॉल्व करते हो ना तो आपका अटेम्प्ट बढ़ जाता है। पर अगर आप मान लो पहला सवाल पजल का है और उसी से शुरू कर देते हो और अगर उसमें अटक गए, क्योंकि शुरुआत में बच्चा पैनिक करता है, तो जब आप पैनिक फेस में हो ना उस समय आप पजल के साथ पंगे ही मत लो। आप उस समय ब्लड रिलेशन, ये डायरेक्शन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। और यहाँ पे आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे ना वो आपका ऐसे ग्रीन होता रहेगा। मान लो ये आपने सॉल्व कर लिया, ये ग्रीन होता रहेगा, तो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। जो अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है, जो ग्रीन है मतलब वो सॉल्व हो गया, उसका आंसर सबमिट हो गया, और जो रेड है मतलब उसका आंसर अभी सबमिट नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ अंदाजा एक लगता रहेगा कि हाँ ये पजल के क्वेश्चन थे, 5 का सेट है, ये मेरा रहता है, करना है मुझे, है ना। तो ये इस तरह से आप जो है 20 मिनट में अपना 35 प्लस का अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वो सारी चीजें जो 10-12 नंबर के क्वेश्चन है आपके पेपर में, वो 5 से 6 मिनट लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैं तो फिर भी आपके 7 मिनट करके 13 मिनट बचा रही हूँ। अगर आप 5 से 6 मिनट ले रहे हो तो आप 14 से 15 मिनट आपके पास बच जाते हैं पजल के लिए। तो 14 से 15 मिनट में आप 3 से 4 पजल कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है मुश्किल पजल मेंस में ही आएगी, प्री में मुश्किल वाली नहीं आएगी। चाहे उन्होंने एक सवाल 1.5 नंबर का देना है, बट साथ के साथ उन्होंने 20 मिनट को तो नहीं बढ़ाया ना। अगर उन्होंने मुश्किल क्वेश्चन डालना होता वो 20 मिनट की ड्यूरेशन भी बढ़ाते। ड्यूरेशन वही है 20 मिनट, सिर्फ सवाल का लेवल बढ़ा है। तो आपके पेपर के कोई 3-4 या मैक्सिमम 5 सवाल होंगे जिनका वो जो है आप या तो वो डाटा सफिशिएंसी के आ जाएंगे और वो उनके वेटेज जो है वो 1.5 नंबर की कर देंगे, या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग सवाल है उनका थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे, और वो भी पूरे पेपर में थोड़ा होगा, 3 से 4 या मैक्सिमम 5 सवालों में होगा। बाकी पेपर तो जो अभी तक आ रहा था वैसे ही आएगा ना। तो आई होप आपके जितने भी सवाल थे इस नए चेंज्ड एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, और अब आप जान गए हो कि अगर आपको 35 प्लस अटेम्प्ट करना है ना रीजनिंग में, तो पजल और सिटिंग को पहले नहीं छेड़ना है। पजल और सिटिंग को बाद में करते हैं, पहले हम सिलोगिज्म, ऐसी चीजें जो है, इनइक्वालिटीज जो स्कोरिंग होती है। अब इनइक्वालिटी के तो 5 सवाल 1 मिनट में हो जाते हैं। अब आप, कई बच्चे शायद बोले कि मैम कहाँ होता है ऐसे, बच्चे प्रैक्टिस से होता है। आप आओ 12:15 बजे, 12:15 के सेशन में आओ, देखना बच्चे आंसर देते हैं। और क्यों? क्योंकि वो बच्चे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप भी अगर उनकी तरह फास्ट होना चाहते हो तो 12:15 बजे आ जाओ बैंकर्स ग्राउंड के सेशन में। आपको पता लग जाएगा कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखते देखते सॉल्व होता है। पजल जो है उसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे ट्रिक्स मैं शेयर करती हूँ वहां पे कि शुरू कैसे किया जाए, है ना। तो वहां पे आप आओगे, देखोगे बच्चे 1-1 मिनट में पजल सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस मांगता है, स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए तो प्रैक्टिस, ठीक है। और स्पीड बढ़ेगी तो 35 प्लस तो आपका अटेम्प्ट होगा। अब मेहनत करना आपका काम है, आपको देखना है कि कैसे हम जो है 35 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने आपको सारी स्ट्रैटेजी बता दी है, ठीक है। क्या होगा पेपर में, क्या हो सकता है, और जो हो सकता है वो किस लेवल का होगा, कैसे हमें हैंडल करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ साथ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ये सारी बातें मैं आज आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप जानना चाहते हो कि एक क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व हो सकता है, या आप जो है पूरी प्रैक्टिस करना चाहते हो पूरे सिलेबस की कि फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स मिल जाएं और हमें प्रैक्टिस भी करवा दी जाए, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा IBPS PO 2025 का टारगेट बैच, ओके। और ये बैच हमारा शुरू हुआ है 7 जुलाई से, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस बैच को 10 जुलाई 2025 की शाम 7 बजे से पहले रजिस्टर करेंगे तो आपको ये बैच पड़ेगा 1299 का।
पर अगर आप उसके बाद इस बैच को रजिस्टर करते हैं तो बैच की कॉस्ट हो जाएगी 1499। और हम इस बैच में आपको सिर्फ प्री नहीं, प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाएंगे। तभी आपके सामने आप देख सकते हैं कि बैंकिंग और स्टैटिक जीके की क्लासेस भी हमने मेंशन करी है, क्योंकि हम इस बैच में आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। टारगेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ IBPS PO 2025 का एग्जाम, ताकि हर वो बच्चा जो इस बैच में हो वो इस एग्जाम को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करे, वहां पे पेपर देके आए और उसके पेपर क्लियर होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो। तो कई बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको भी बहुत मदद मिलेगी इस बैच के माध्यम से। सो आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया है कि रीजनिंग का सेक्शन कैसा आने वाला है, एक अंदाजा आपको हो गया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। और मैं लास्ट में फिर से बोलना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक IBPS PO का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से भर दीजिए। थैंक यू सो मच।